नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बात हम केंद्र की करेंगे, आरक्षण की करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने आज आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया है, या फिर सीधे सीधे कहें तो केंद्र ने ओबीसी की लिस्ट में जाटों की वापसी का रास्ता आसान कर दिया है। मोदी सरकार ने अब पिछड़ा आयोग को नए सिरे से तैयार करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें जाटों को पिछड़ा मानने से इनकार कर दिया था। और नतीजा ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को मिला आरक्षण रद्द कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने नए आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को संविधान का दर्जा देने यानी इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात की है। लेकिन आरक्षण पर आखिरी फैसला संसद का ही होगा। बड़ा फैसला अब यही है कि क्या आरक्षण पर बिछी ये बिसात जाटों के आरक्षण के मुद्दे का हल निकालने में उनकी राह आसान करेगी। बिग बुलेटिन में आज हम इसी बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह देखिए हमारी पहली ये खास रिपोर्ट, और हम इस रिपोर्ट के जरिए समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मुद्दा आज हमने आखिर रखा क्यों है। पिछड़ों के आरक्षण पर अदालत में सवाल न उठे, इसके लिए मोदी सरकार अब वो करने जा रही है जिसे लेकर लंबे वक्त से चर्चाएं चल रही थी। गुरुवार को मोदी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की सूरत बदलने को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक अब पिछड़ा आयोग की जगह एक नया आयोग वजूद में आएगा, जो पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि सरकार इसे संवैधानिक दर्जा देने वाली है। नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास यानी NSEBC के नाम से वजूद में आने वाला ये संवैधानिक आयोग जातियों को जोड़ने और हटाने पर सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद सिर्फ सरकार नहीं बल्कि संसद की मंजूरी से ही आरक्षण का रास्ता तैयार हो सकेगा। हालांकि पहले नए आयोग के गठन से जुड़ा बिल भी सरकार को संसद से पारित करवाना होगा। जो संवैधानिक अथॉरिटी कमीशन को दी गई है, वो उसकी सैंक्टिटी और उसकी प्रोनाउंसमेंट, उसके फैसले और उसकी सर्वे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा उनके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होंगे, और यही एक अच्छी बात है जिससे कि लेने वाले को भी संतुष्टि और जिसको नहीं मिला उसको भी संतुष्टि। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की ओबीसी लिस्ट में जाटों की एंट्री रद्द करने के बाद से ही सरकार पर इसके लिए दूसरा रास्ता निकालने का दबाव था। और बीते दिनों हरियाणा में 50 दिन के जाट आंदोलन के बाद जाट नेताओं से बनी सहमति के मुताबिक भी पिछड़ा आयोग का नए सिरे से गठन करना था। ऐसे में अब जाट समेत उन तमाम जातियों को ओबीसी लिस्ट में जगह मिल सके जिन्होंने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। इसके लिए मोदी सरकार सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर नए सिरे से पिछड़ों की परिभाषा गढ़ने वाली है। हमने आश्वासन ये दिया था कि जब भी कमीशन का गठन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि कमीशन दोबारा से नया सर्वे करवाए जाटों के आरक्षण के बारे में। लेकिन अब क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात है, तो और भी मैं ये कहूँगा कि जो नया सर्वेक्षण होगा वो और भी महत्वपूर्ण होगा और तथ्यों पे आधारित होगा। हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल और महाराष्ट्र में मराठा लगातार आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते रहे हैं। ऐसे में ये ताजा फैसला मोदी सरकार ने इन्हीं नाराजगियों को दूर करने के लिए उठाया है। ईटीवी न्यूज के लिए दिल्ली से विनीत कुमार की रिपोर्ट। तो आज की चर्चा
कितनी अहम है, मुद्दा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप लगा ही चुके होंगे। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमेशा की तरह एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ हैं नरेश कौशल साहब, पूर्व संपादक दैनिक ट्रिब्यून के, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अभी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के उदित राज, आप सांसद हैं और बड़े नेता माने जाते हैं पिछड़े वर्ग के, आपका भी स्वागत है। कृष्ण लाल हुड्डा जी हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं, जाट नेता के तौर पर, आपका भी स्वागत है। कान्हाराम जी का ताल्लुक ओबीसी से है, बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर ढुल हमारे साथ इनेलो से जुड़े हैं और सुरेश रोड कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल उदित राज से, सीधा दिल्ली हम चलते हैं और ये जो फैसला है इसके क्या मायने हैं ये इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। उदित राज जी। उदित राज जी, आपसे सवाल मेरा यह है कि ये जो फैसला आज लिया गया है, इस फैसले के क्या मायने हैं? जी, लगता है तकनीकी वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सारे दर्शकों से हम माफी चाहेंगे इसके लिए। अब अगर हम रुख जाट नेता का करें, कृष्ण लाल हुड्डा साहब रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो फैसला आज आया है, मुख्य प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि अब NSEBC का गठन किया जाएगा और ओबीसी में जितनी भी जातियां हैं एक बार दोबारा से सर्वे होगा, तो जाटों के लिए ये अच्छी खबर आप मानते हैं? निश्चित रूप से मुकेश राजपूत जी, ये एक अच्छी खबर है। और जिस कमीशन के लिए हम इतने दिन से जो ये मांग कर रहे थे, सरकार ने एक कदम उठा के, ये एक निश्चित रूप से अच्छा कदम और हम इसका स्वागत करते हैं। और इस कमीशन को एक संवैधानिक वो दिया गया है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है इसीलिए। और हर नए सिरे से सभी जातियों का इसमें नए सिरे से वो सर्वे किया जाएगा। तो इसमें हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जाट जाति जो आज तक जितनी भी आज तक कमेटियां बनी, 1956 में केलकर कमेटी, 1989 का मंडल आयोग, 1990 का वो गुरनाम सिंह आयोग, 2012 केसी गुप्ता आयोग, सबने जाटों को आरक्षण का एक उसमें रिकमेंड किया है। तो इसमें निश्चित रूप से जाटों को, इस कमीशन अगर ये करेगा तो इसमें जाटों को निश्चित रूप से इसको रिकमेंडेशन मिलेगी। और जाट जाति को आरक्षण का जो सेंटर में आरक्षण का मुद्दा, वो हमें पूरा विश्वास है कि इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो सर्वे के आएगा उसके बाद जाट जाति को केंद्र में आरक्षण का रास्ता खुल जाएगा। जी चलिए, जो जाट भाई हैं उनकी तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। अब हम ओबीसी का रुख करते हैं। कान्हाराम जी हमारे साथ हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? सर, नाम बदल दिया, काम बदल दिया, अल्टीमेटली तो वही है ना, सर्वे दोबारा करेंगे, उसमें जिनको ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है उसको भी शामिल अगर ये करते हैं तो बड़ी रिजेंटमेंट होगी। अगर नए सिरे से जिनको देना है, अगर सिर्फ उनको कंसीडर करते हैं तो देन फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर जिनको आरक्षण, जैसे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिला हुआ है, बैकवर्ड क्लास को ऑलरेडी आरक्षण ए और बी में मिला हुआ है, अगर उनको छेड़ेंगे तो फिर तो सरकार के साथ नाराजगी होगी बैकवर्ड क्लास की। जी, मतलब जो जाट भाई की प्रतिक्रिया है और जो ओबीसी की प्रतिक्रिया है, कॉन्ट्रास्ट के तौर पर आ रही है। नरेश कौशल जी, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए मुकेश जी, इस कमीशन में और पहले जो कमीशन है उसमें सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी टाइप था जी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके लिए जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, वो अब इसकी जो संशोधन जो होगा ना, संवैधानिक संशोधन होगा, तो इसको ये जो दर्जा जो मिलेगा वो संवैधानिक दर्जा होगा। यानी कि पहले क्या था कि जो कमीशन ने आगे रिकमेंडेशन भेजी है
उसको सरकार माने चाहे ना माने। जी। लेकिन अब ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। एक बात राजनीतिक मायने क्या होंगे इसके? हाँ, इसके मैं वही आ रहा हूँ। देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री ये कहते भी रहे हैं अभी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो 5 राज्यों में हुआ है, वो 2019 और 2022 की बात करने लग गए हैं जी। और उनकी वो जो लक्ष्य है जी। वो भले ही विकास की राष्ट्र विकास की बात करते हो, हाँ। लेकिन इसके पीछे ये भी किसी से छुपी बात नहीं और ये एक सच्चाई भी है और होनी भी चाहिए किसी भी राजनीतिक नेता के लिए कि वो अपनी पार्टी का भविष्य भी उसी तरह से सुरक्षित और आगे का भविष्य जो उज्जवल बनाने के प्रयास जरूर करेगा। तो इसके मायने यही हैं कि अब सरकार अपने हिसाब से ये जातियों में बदलाव भी होगा, जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ बातचीत में कि पहले भी जो आरक्षण मिले हुए हैं उनमें भी दोबारा से उन पर विचार हो सकता है। एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बात बहुत अच्छी तरह से कहती रही है मंचों पे या बाहर या बातचीत में कि आर्थिक आधार भी जो है वो भी देखा जाना चाहिए। तो हम आशा करेंगे कि अब ये जो होगा। चलिए वापस आपके पास आएंगे, एक बार चलते हैं सांसद महोदय के। भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदित राज हमारे साथ जुड़े हैं। उदित राज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो ये जो आज घोषणा हुई है प्रधानमंत्री की तरफ से, इसके मायने क्या हैं, ये अगर आप हमें समझाने की कोशिश करें। अरे कुशल इधर आओ, और दीपक जी इधर बैठो, ये भी हैं आइए सब पहले। एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सांसद महोदय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक और मेहमान वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मुखातिब होंगे। मिलते हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज मुद्दा बड़ा है, NSEBC, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पैनल स्क्रीन पर एक बार फिर आपके रूबरू है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, सीधा दिल्ली चलते हैं और उदित राज जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके मायने क्या हैं, NSEBC के नए मायने क्या हैं। जाट भाई तो कह रहे हैं कि उनको आरक्षण मिलने में अब आसानी होगी, संवैधानिक होगा, वहीं पर ओबीसी के जो प्रतिनिधि हैं वो थोड़े खफा से नाराज हो रहे हैं कि दोबारा से उन्हें पंक्ति में लगना पड़ेगा, फिर से सर्वे होगा तो कहीं वो चूक ना जाएं। देखिए, सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहिए कि जो ओबीसी कमीशन है, पिछड़ा वर्ग आयोग, अभी तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, लेकिन अब मोदी जी की सरकार संवैधानिक दर्जा देने जा रही है। जैसे अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा है और जब संवैधानिक दर्जा इसको मिलेगा तो इसके सामने जो विषय जाएंगे, चाहे सर्वे का विषय हो या अन्य नीतियों के संबंध में, तो जब आयोग के द्वारा उस पर फाइंडिंग की जाएगी, सर्वे किया जाएगा, तो उससे ज्यादा मजबूती मिलेगी, इससे ओबीसी का फायदा होगा। तो इसलिए संवैधानिक दर्जा देने का सरकार ने इनमें जो कयावत किया है, जो ऑलरेडी इसका ओबीसी में स्वागत किया जाना जो चाहिए। इसका लाभ उठा रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो उनकी परसेंटेज है ओबीसी में वो कम हो जाएगी अगर बाकी जो जातियां हैं इनको कंसीडर किया जाएगा, जिसमें जाट भाई हैं और 5 जातियां और हैं, तो उनको ओबीसी वालों को ये खतरा मंडरा रहा है कहीं सर्वे में उनका जो हक है वो कम ना हो जाए। हालांकि जो जाट और जो दूसरे लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं वो खुश हैं, तो उनको क्या कहेंगे, ओबीसी के लिए क्या कहेंगे, मौजूदा जो ओबीसी में है? देखिए इसके ऊपर अभी टिप्पणी देना जरा जल्दी हो जाएगी, इसलिए अध्ययन तो करने दिया जाए। जी, हो सकता है कि सीमा ही आगे बढ़ाई जाए या आयोग जो भी
एक मत पर पहुंचेगा या जो भी आयोग की फाइंडिंग होगी, इन सारे तथ्यों को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए फैसला लेगा, ताकि किसी को नुकसान न हो और जो डिजर्विंग है, जिनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको मिले भी। तो इसको संतुलित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी का नुकसान हो जाएगा, किसी को लाभ मिलने से किसी का नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उदित राज जी, जो परसेंटेज है ओबीसी का वो तो सेम ही रहेगा, तो वो अगर सेम रहेगा तो सबको खुश कैसे कर सकते हैं? किसी ना किसी का हक तो कटेगा ही ना, अगर कोई दूसरा उसमें आप शामिल करेंगे देखिए, ऐसा है तो भले ही कि सर्वे ये के जो माध्यम से हो या percentage जो भी आप फॉर्मूला लगाएं। देखिए ऐसा है कि जो सीलिंग लगी हुई है, ये संविधान, ये संसद के द्वारा नहीं लगाई गई है। ये इंदिरा साहनी के केस में जब मंडल कमीशन की सिफारिशों के ऊपर 9 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर रही थी, तो उसी समय 50% की सीमा लागू करी थी। ये इसमें कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ, न संसद ने बनाया। अब पता नहीं क्या होगा, अभी तो आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने दीजिए, अध्ययन करने दीजिए, हो सकता है सीमा भी बढ़ाए। तो जो 50% की जो चलिए, लोगों के मन में क्या क्या संशय है और जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं वो इस बारे में क्या सोच रही हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं, फिर वापस आपके पास लौटेंगे। रविंदर ढुल हमारे साथ हैं, हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पेशे से वकील हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या मायने हैं? मुकेश जी, यदि इसकी थोड़ी डिटेल में जाएं तो मैं आपको बता दूं। वैसे तो अभी संविधान का संशोधन हुआ नहीं है, कैबिनेट के द्वारा केवल पास हुआ है, ये पार्लियामेंट के अंदर रखा जाएगा, उसमें चर्चा भी होगी। आर्टिकल 341 के तहत जो है एससी आयोग को जो है अपने उसको संवैधानिक दर्जा हासिल है। अब सरकार क्या करने जा रही है, साथ में एक आर्टिकल 341A डालने जा रही है, जिसके द्वारा इसे भी संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। अब वो डालने के बाद में किस प्रकार की मोडेलिटीज होंगी इसके बारे में, क्योंकि अभी तक संसद में चर्चा नहीं हुई है, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुख्य बात जो है, सबसे ज्यादा जो बार बार इस बात को उठाया जा रहा है कि क्या इससे सारी मांगों को पूर्ण हो जाएंगी या नहीं हो जाएगी, ये चर्चा इस जगह पर अभी इसलिए प्रीमेच्योर है क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से कमीशन काम करेगा, और कमीशन काम करेगा तो क्या इसके लिए भी टाइम लिमिट रखेगी संसद, कि संसद के अंदर, क्योंकि ये पिछड़ी जातियों का मामला है, तो हर प्रकार के वहां पर सांसद चुन करके आते हैं, क्या इसको जल्दी से जल्दी जो आयोग की रिकमेंडेशंस है संसद में क्लियर हो पाएंगी? पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि अपना अनुसूचित जाति आयोग है, वहां पर जो 2 प्रकार से आरक्षण दिया जाता है, इंक्लूजन होता है। पहला, या तो संसद करे, दूसरा या फिर कैबिनेट करे, मतलब कि प्रेसिडेंट करेंगे गवर्नर से की कंसेंट लेकर के। क्या इस प्रकार का प्रोविजन डाला जाएगा कि यदि संसद के अंदर कोई इंक्लूजन रुका हुआ है तो उसको जो है प्रेसिडेंट के थ्रू जो है बीच में डाला जा सके? तो इस प्रकार की चीजों की भी चर्चा भी करनी बाकी है। जी, वापस आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस क्या कह रही है? रोड साहब हमारे साथ हैं, सुरेश रोड। मुकेश जी, अगर बीजेपी की इस विषय के ऊपर जो आज ये इन्होंने किया है, फैसला लिया है, ये समय रहते अगर जो एक्ट इन्होंने पिछले साल बनाया था वो 50% की, जो अभी उदित राज जी ने भी बोला है कि इंदिरा साहनी वाले मैटर को क्रॉस कर रहा था परसेंटेज, यानी संवैधानिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक्ट तैयार करके इन्होंने जाटों को आरक्षण देने के लिए बरगलाया, जिससे स्थिति आज जो प्रदेश में है वो आप सभी जानते हैं। अभी अगर कुछ करना है, इसका क्राइटेरिया सबसे पहले फिक्स करना चाहिए। आप या तो इस पे एजुकेशन तक ही सीमित रखिए, जिसको भी सोशली का मतलब यही है कि इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड लोगों को आप एजुकेशन के अवसर दीजिए, जॉब में इसको इंक्लूड मत कीजिए। या तो सरकार ने अभी तक तो कुछ हम कह नहीं सकते कि क्या किया क्या नहीं किया है। अब जैसे बीसी, जो आपने एक आशंका प्रकट की है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओबीसी में जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, और एक चर्चा जो अभी तक जैसे संसद में होगी तो तब पता चलेगा। लेकिन जो मैं भी एक रोड बरादरी से संबंध रखता हूं, और जाटों के साथ हम 5 कास्ट भी हैं जी। जाट, जट सिख, रोड, बिश्नोई, त्यागी, और इस सरकार बीजेपी वाली ने, चौहान साहब की पार्टी ने पीछे मेव भी उसमें ऐड कर दिए थे। 40% पॉपुलेशन बनती है इन 5 कास्टों की। 40% को ये 10% आरक्षण देने की प्रावधान रख रहे थे, जिसको ऐड करके वो 50% इंदिरा साहनी मैटर में क्रॉस कर जाता है, असंवैधानिक हो जाता है।
और अब जो बात है, अब ये बनती है या तो आप इसको आर्थिक आधार लीजिए और ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और जो पंजाबी हैं उनको भी क्यों छोड़ो, आप 7 लाख रुपए एनुअल इनकम को फिक्स कीजिए और पार्लियामेंट में इसका क्राइटेरिया साथ ही हो जाना चाहिए था जी। तो इनको भी सभी को ये वाला जो आर्थिक फॉर्मूला है और रोड होते हुए आपको भी पसंद नहीं आ रहा है, आपको ये कहना चाह रहे हैं आप? ये जाटों को एक तरह से, जाटों की जो ये समस्या चल रही है तो इससे छुटकारा पाने का बीजेपी ने इसको एक तो तय समय सीमा कोई तय नहीं की इन्होंने। क्या चौहान साहब से मैं पूछ सकता हूं आपके मार्फत, चलिए चौहान साहब के पास भी समय सीमा में अपनी सरकार में रहते इसको हम आएंगे एक बार, क्योंकि मसला संसद से जुड़ा है और आज प्रोटोकॉल के हिसाब से हम जो सवाल थोड़े ज्यादा उदित राज से करेंगे। चौहान साहब के सीनियर हैं तो इनको बुरा नहीं लगेगा। उदित राज जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आज प्रधानमंत्री साहब ने घोषणा की है, इसके पीछे जो गुजरात का पटेल आंदोलन है या हरियाणा का जाट आंदोलन है, इसको देखते हुए क्या ये लॉलीपॉप मान लिया जाए कि थोड़े दिन कट जाएं अच्छे सुख शांति से तो सही रहेगा, या वाकई ही कुछ कर गुजरने की इच्छा है? देखिए, ऐसा है कि ये तो पूर्वाग्रहित बात है और जब तक कि इस आयोग का गठन नहीं होता, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता और विषय वस्तु संविधान आयोग के सामने आता है, अध्ययन करता है और संविधान आयोग अपना रिपोर्ट नहीं देता है, तब तक तो ऐसी बातों के ऊपर विचार करना, ऐसा सोचना एक नेगेटिव सोच है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। तमाम उथल पुथल समाज में होता रहता है और कोई भी अध्ययन ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, पूरा नहीं होता। मंडल, जब बीपी मंडल ने अध्ययन किया उस समय पिछड़ी जातियों का, तो उसमें से देखा जा सकता है कि हो सकता है कि कुछ जातियां छूट गई हों, तो जाट हो चाहे पटेल हो चाहे मराठा है, उनके बारे में भी आयोग अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद अपना रिपोर्ट देगा, तो रिपोर्ट जो देगा तो तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट देगा, ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट रिपोर्ट दिया जाएगा। और एक बात, दूसरी बात है कि देश के अंदर एक मैं अलग से टिप्पणी करना चाहता हूं, उसका इससे संबंध नहीं है। एक जो मानसिकता पूरे देश के अंदर बन गई है कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, देखिए गरीबी उन्मूलन का कोई हथियार नहीं है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार 365 दिन लगी रहती है, तमाम सारी योजनाएं हैं, 60-70 डिपार्टमेंट हैं, विभाग है जो गरीबी उन्मूलन करते हैं, शिक्षा में, चाइल्ड के लिए, बिल्कुल यही जो लाइन है यही हमारे दिमाग में आ रही है, जो कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना है। लेकिन मुझे कहने दीजिए ये प्रतिनिधित्व का, ये आरक्षण से अब धीरे धीरे किनारा करने ये गरीबी उन्मूलन का नहीं है, लेकिन एक तरह से पूरे देश के अंदर माहौल बन गया है कि ये गरीबी उन्मूलन का हथियार है या उपाय है। गरीबी उन्मूलन के लिए तो 365 दिन सरकार लगी रहती है और सारी योजनाएं हैं। ये प्रतिनिधित्व का है, ये पूना पैक्ट से निकला है। इसके पहले साहू जी महाराज ने 1902 में दिया था अपने कोल्हापुर की रियासत में और 1932 में पूना पैक्ट से निकला हुआ। और उन वर्गों, उन जातियों का जिनका प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है, शासन प्रशासन में नहीं है, उनके लिए आरक्षण है। एक गरीबी उन्मूलन का या गरीबी हटाने का कोई यह व्यवस्था नहीं। आपके पास लौटेंगे उदित राज जी, एक बार रुक करते हैं आपके जो हरियाणा के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे पास, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब का। ये लग रहा है जी कि जो रोड भाई बैठे हैं, चाहे उनका संबंध कांग्रेस से है, ओबीसी के कान्हा जी बैठे हैं हमारे साथ, तो इनको ये लग रहा है कि जो जाटों को आरक्षण देने की बात अलग से अगर हम रख दें, तो ये जो नए तरीके से अब सर्वे होगा, नए तरीके से बात होगी, तो जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है उनको घबराहट शुरू हो गई है। हालांकि जो जाट नेता हमारे साथ बैठे हैं, कृष्णलाल हुड्डा साहब, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है तो जाहिर है कि वो खुश हैं। देखिए मुकेश जी, एक तो ये बात समझने की है, जैसे उदित राज जी ने भी कहा, अभी उस नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए संसद में उसको जाना है, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा कयासबाजियां करने का, पतंगबाजी का स्कोप अभी हाल इस स्टेज पर नहीं है।
अभी हाल जो प्रश्न मनों में आ रहे हैं उनको लेकर भी मेरा ये कहना है, जैसे अभी रोड साहब ने कहा कि जाटों को जिस तरह से हरियाणा में हमने आरक्षण देने का प्रावधान किया विधानसभा में एक कानून बनाकर, उसमें लॉलीपॉप है या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है, ये अपने आप में थोड़ी कंफ्यूज करने वाली बात नहीं हो गई। हमने जिस दिन हरियाणा में जाटों और जाटों के साथ दूसरी जो बिरादरियां शामिल हैं उस समूह में आरक्षण देने की बात की, उस दिन रोड साहब की पार्टी, ढुल साहब की पार्टी, सभी दलों को साथ बिठाकर यह मार्ग निकाला था कि विधानसभा से एक कानून बना करके आप आरक्षण दीजिए। तो हमने जो किया है हरियाणा में, जिसको हम अदालत में भी जिसका बचाव कर रहे हैं मुकेश जी, वो सब दलों को साथ में लेकर सबसे मशविरा करके हमने वो एक संवैधानिक कानूनी रास्ता निकाला है और उसके बचाव में हम खड़े हुए हैं। दूसरी बात, ये जो शंकाएं हैं, शंकाओं के बारे में मेरा निजी मत ये है कि अभी हाल किसी को सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र की सरकार किसी के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली नहीं है। इस पहल का एकमात्र मकसद ये लगता है, एक वाक्य में समाप्त करूंगा, वापस लौटेंगे, केवल एक वाक्य मुझे कहने दीजिए कि इस नई कवायद का, नए आयोग के गठन का जो मकसद है वो बहुत सारी जो जटिलताएं, कानूनी संवैधानिक जटिलताएं देश भर में आरक्षण को लेकर के खड़ी हुई हैं, उनको सीधा करना, उनको सपाट करना, ये इसका जो मंतव्य है। जटिलताएं सीधा करने की, सपाट करने की कवायद हो रही है, नरेश कौशल जी आपके पास आ रहा हूं, ये इसे सीधा करने, सपाट करने की बजाय और ज्यादा जटिल तो नहीं हो जाएगा? पहले जाट भाई आंदोलन पे उतरे थे, अब कान्हा जी सड़क पे बैठे दिखाई दें आपको, ओबीसी वाले, तो ये सीन हो सकता है क्रिएट? देखिए मुकेश जी, सरकार की नीयत पर इस मौके पर तो हम शंका नहीं कर सकते हैं। शंका का आधार जो है सर वो ये है कि नहीं, शंका का जो आधार है, जो ओबीसी के मन में इस वक्त आ रहा है, जो हमारा आरक्षण का स्ट्रक्चर है उसमें परसेंटेज तो फिक्स है ना, उससे ज्यादा तो हो जाएगा नहीं, तो अगर देंगे तो आएगा तो उसी में वो, तो किसी का तो कम होगा ना, ये आधार है इसका। हाँ, ये अगर कम भी होता ऐसा है कि तो हमारा मानना ये है कि जो सरकार की नीयत पे फिर भी हम ये शक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर आर्थिक आपके पास आएंगे आपके पास, सुन लीजिए नरेश कौशल जी हैं, नरेश कौशल जी इस वक्त बोल रहे हैं, पूर्व संपादक हैं दैनिक ट्रिब्यून के, सुन लीजिए। देखिए, आज की आपकी जो चर्चा है इसमें एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने आज यह स्पष्ट रूप में कह दिया है कि जो ये नया आयोग है ये आर्थिक आधार पर जो है इसका निर्णय होना चाहिए कि कौन सी जो ओबीसी में आता है या नहीं आता है। ये बहुत नई बात कह रहे हैं, ये अच्छा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का भी जो अपना ओपिनियन पहले से रहा है, ये जो बात कह रहे हैं ना जी, ये अब इनसे जान लीजिए, निजी राय है, कांग्रेस की राय है ये तो मुकेश जी मेरी निजी राय है। तो निजी राय जब आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी इस प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हैं, जब आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं यहाँ पे, तो जो कांग्रेस की राय है वही रखिए, क्योंकि निजी राय रखेंगे हो सकता है कल को आप ही दुविधा में आ जाए कांग्रेस की तरफ से। नहीं, हम जो ये बात है हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी इसको उठाएंगे। कौशल जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। तो मुकेश जी मैं समाप्त ऐसे कर रहा हूं कि देखिए, एक तो ये जैसे खट्टर सरकार के लिए इतनी बड़ी दुविधा रही पिछले 2 साल के दौरान, या दूसरे राज्यों में भी ऐसी प्रॉब्लम गुजरात में है या दूसरी जगह में होती है, तो एक तरह से आप ये कहिए कि ये सारा जो गले में डला हुआ मरा हुआ सांप कह लीजिए या जो भी है, ये केंद्र सरकार ने वो जैसे एक विष का घूंट पीने वाली बात है वो वहां चली गई है और वो पार्लियामेंट के गले में ये डाल दिया गया कि आप करो जो फैसला करना है कि क्या होना चाहिए। वापस आपके पास लौटेंगे, इनेलो से रविंदर जल कुछ कहना चाह रहे हैं जी मुकेश। और जो आपकी राय है जाहिर है कि वो पार्टी की राय होगी, निजी राय नहीं होगी। निश्चित रूप से पार्टी की राय है। मैं तो पहले तो वीरेंद्र चौहान जी को करेक्ट कर दूं, ये अपना दामन जिस प्रकार से साफ करने की कोशिश कर रहे थे। 30 मार्च 2016 को पास हुआ था बिल, और जो है उसकी प्रेसिडेंट
जो अपना गवर्नर की कंसेंट आई है वो जाकर के 13 मई 2016 को आई है। 1.5 महीना आप कब कहाँ सो रहे थे जब संसद चल रही थी? यदि संसद सत्र के दौरान गवर्नर से वो करवा के, ठीक है ना, नहीं आप डिरेल कर रहे थे, मैं डिरेल नहीं कर रहा। बात नंबर 2, देखिए ये पॉइंट है, बात नंबर 2 जी, बात नंबर 2 सुरेश रोड जी को थोड़ा सा करेक्ट कर दो। हम बात करते हैं कि आर्थिक आधार पर भी ऐसे होना चाहिए, सीलिंग लगनी चाहिए, तो मैं बता दूं उसके लिए जो है क्रीमी लेयर का पहले से ही प्रावधान होता है संविधान के अनुसार कि क्रीमी लेयर के ऊपर वाले तो वैसे भी उसको आरक्षण का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसलिए जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो इस प्रकार से बातचीत चली जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। जातिगत आधार पर जो है उसकी आर्थिक आधार पर सीलिंग की जा सकती है, उसमें कोई भी संविधान में कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी जी। चलिए ओबीसी के नेता कान्हाराम जी। सर, मैं उदित राज जी से ये पूछना चाहता हूं कि जैसे शेड्यूल कास्ट के 21% एमएलए 21% मेंबर पार्लियामेंट आते हैं, तो हम जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे वो तो ये सोच रहे थे कि हमारा भी इसी तरह जो पॉलिटिकली जो है वो आरक्षण में हमें मिलेगा। हमारा जैसे 27% आरक्षण है उसमें 27% हमें राजनीतिक तौर पे भी मिलेगा, एमएलए भी हमारे बनेंगे और एमपी भी बनेंगे। पर ये तो उल्टा ही हो रहा है। क्या उदित राज जी हमारे को ये कंफर्म करेंगे भी बीसी का भी इतना मिलेगा, पॉलिटिकली मिलेगा? चलिए उदित राज जी, क्योंकि आपको दूसरी जगह भी आपको जाना है, लेकिन ये जो सवाल कान्हाराम जी ने उठाया है, ये कह रहे हैं कि SC ST से जो लोग आते हैं उनको तो आरक्षण मिल जाता है, सांसद में पहुंच जाते हैं, सांसद बन के, हमें ये अधिकार कब मिलेगा? 52% जो परसेंटेज है हमारी, जो परसेंटेज 52% बता रहे हैं। अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ, तो 52% जो हमारी परसेंटेज है, सुन लीजिए कान्हा जी, अब क्या उतना हमें जवाब सुन लीजिए अब। हाँ जी, कहिए, क्या हमें उतना मिला है? जी उदित जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण संवैधानिक है और ओबीसी का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के जरिए मिला हुआ है। और ये 1932 में जब जाइए पूना पैक्ट है तो 1936 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को। 1942-43 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वायसराय काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, तब उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन कराया था और संविधान निर्माण होते समय ये प्रावधान रखे गए थे। उसके बाद में सीमा भी बढ़ाई जाती रही। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो बीपी मंडल कमीशन की सिफारिशों को बीपी सिंह जी ने लागू किया था, तब जाकर के ये लागू हुआ था। फिर भी इसके ऊपर रोक लग गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लागू हुआ है। आप अपने मांग को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को आप मांग सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था है कि SC ST का जो रिजर्वेशन है वो पॉलिटिकल वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और आज़ादी के पहले से ही है। तो आप इसको दो चीजें डिफरेंट चीजें हैं। तो बाकी ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, ओबीसी के नेता ओबीसी समाज अपनी राज्य आप हमारे साथ जुड़े और जो अपने विचार हैं हमारे साथ साझा किए, क्योंकि आपकी कमिटमेंट हमारे साथ इतनी ही थी। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करना चाहेंगे। दूसरे जो मेहमान हैं कृष्ण लाल हुड्डा जी, जाट नेता रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए हुड्डा साहब। हाँ जी, एक तो मैं सबसे पहले तो ढुल साहब की बात का समर्थन करता हूं कि उन्होंने रोड साहब को बताया कि इसमें क्रीम लेवर का प्रोविजन है, भाई वो है, तो इनको रोड साहब को शायद यही नहीं पता कि भाई ये आरक्षण में चीज़ क्या है, ओबीसी में और SC ST के इसमें अंतर क्या होता है। ढुल साहब ने इनकी बात का सही उत्तर दिया है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और दूसरा क्या कुछ हुआ क्या कट गया क्या बीच में जी? और जो दूसरा जो चौहान साहब की बात का, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, बोलिए। पूरी तरह सहमत हूं कि मार्च में 2016 में जो पास हुआ, हाँ मार्च 2016 में जो पास किया था और डेढ़ महीने तक सरकार लेके बैठी रही और उसके बाद भी 1 साल हो गया। अरे ये कह रहे हैं कोर्ट में, हमने कोर्ट में इसको सरकार को इसकी पैरवी के लिए नहीं पास करवाया था, हमने केवल आरक्षण मांगा था। अब 1 साल से ज्यादा तो हाई कोर्ट में निकाल दिया, 2 साल सुप्रीम कोर्ट में निकाल देना, तो ये कोई ये आरक्षण देने की बात नहीं। तो इसलिए ये जो चौहान साहब जो बात कर रहे थे भाई ट्रैक शूट करके सरकार की जो पैरवी कर रही है, भी मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसमें भी ढुल साहब ने, हाँ। और तीसरा जो अभी हमारे जो वो चले गए जो अपने उन्होंने SC ST आयोग के जो उदित राज जी थे, उनकी बात का भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक ये किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है आरक्षण का
कोई भी ओबीसी में भी कोई जाति अगर डिजर्व नहीं करती तो वो बाहर आ जाएगी, अगर कोई दूसरी जाति अगर डिजर्व करती है तो अंदर आ जाएगी। ये साफ प्रोविजन है। अगर कोई SC ST में आज तक एक भी आदमी कोई ऐसा माई का लाल पैदा हुआ जिसने आपको ये कहा हो कि भाई मेरे को ये आरक्षण की जरूरत नहीं है, मेरे को इसे बाहर कर दो, चाहे वो अरबोपति हो कैसा भी हो, तो ये क्या कोई उनके लिए, तो ये दूसरों पे तो उंगली उठा देते हैं, लेकिन अपने लिए कभी गिरेबान में नहीं जाके आपकी जो सारी बातें पहुंची हैं और जितने भी संबंधित मेहमान हैं वो उनसे इस बारे में हम जवाब लेते हैं। चौहान साहब, ये जो मोटा मोटा कह रहे हैं हमारे जाट नेता हुड्डा साहब, ये कह रहे हैं कि टाइम बाइंग पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं साहब, कहीं भी जाट आरक्षण के मामले में कोई टाइम बाइंग पॉलिटिक्स हरियाणा की सरकार ने नहीं की है। हरियाणा की सरकार जब से ये आंदोलन चला या डिमांड थी, उस सारी प्रक्रिया में पूरी तरह डेमोक्रेटिक अंदाज में चली, सबकी बात सुनने के लिए तैयार रही, संवाद का सारे रास्ते खुले रखे और आंदोलन के बाद, जब आंदोलन के दौरान या आंदोलन के बाद भी सब पक्षों से सलाह मशविरा करके निर्णय लिया। जब कानून बन गया और कानून बनने के बाद राज्यपाल महोदय, सुनिए हुड्डा साहब, राज्यपाल महोदय की कंसेंट के बीच के टाइम गैप का बार बार हवाला देके चीजों को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया जाता है। कमीशन को नोटिफाई होना था, साथ में बैकवर्ड क्लास कमीशन जो गठित नहीं हुआ था पहले, जो कि हमने जाट आरक्षण का प्रावधान करते हुए कानून बना करके उसका भी किया, उसकी नोटिफिकेशन और फिर एक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करते हुए उसकी नोटिफिकेशन हुई है। उसमें सरकार की मंशा बिल्कुल शुद्ध और पावन रही है। दूसरी बात ये, एक वाक्य आपने बोला हुड्डा साहब, लोगों में गलत संदेश जाता है कि अदालत में 1 साल तक लटका कर रखा। सुनिए हुड्डा साहब, देखिए मैंने आपको सुना है, हुड्डा साहब मैंने आपको सुना है, कृपा करके सुन लीजिए। लगातार आप बोलते रहेंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी। एक मिनट रुकिए आप हुड्डा साहब, अगर आप बोल रहे हैं, सभी लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा इत्मीनान रखिए जनाब, सुन लीजिए दूसरों को। आप वहां से बोलेंगे, ये यहां से बोलेंगे, जनता को ना आपकी बात समझ में आएगी ना इनकी समझ में आएगी। तो जब आपसे पूछा जाए तब बोलिए। सुन लीजिए आप हुड्डा साहब का ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए। जी चौहान, मुझे सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी ये करनी है कि अदालत में जाकर उस कानून को चुनौती देना किसी भी नागरिक का अधिकार बनता है, वो भी संविधान में है। जैसे आरक्षण मांगने वालों का अधिकार आरक्षण मांगना है, सरकार ने उसको स्वीकार किया, आरक्षण का प्रावधान किया, ऐसे ही किसी नागरिक का अधिकार उसको चैलेंज करना भी है। चैलेंज किए हुए अधिनियम के बचाव में सरकार संबंधित पक्षों को साथ लेकर लगातार खड़ी है। उसके बावजूद अगर कोई ये आरोप लगाता है कि 1 साल अदालत में लटकाए रखा, तो ये वही लगा सकता है जिसको कानूनी प्रक्रियाओं की समझ न हो। सरकार निरंतर पूरी मजबूती के साथ अपने बनाए हुए कानून की पैरवी कर रही है, बचाव कर रही है और सभी आंदोलनकारी पक्ष में भी जो सयाने लोग हैं वो सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि वी आर सेटिस्फाइड विद दिस। सुनिए, जो सवाल बार बार आ रहा है कि अब देश को आजाद हुए काफी लंबा अरसा हो गया है, अब जो आरक्षण है ये जात पात से हटकर इनकम बेस हो जाए, आर्थिक आधार इसका हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को जो सुझाया था संघ ने, कहीं उसकी तरफ ये पहला कदम तो नहीं है? देखिए, संघ ने एक दिन भी ये नहीं कहा कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और जातीय आधार पर जो आरक्षण है उसको समाप्त करना चाहिए। फिर आप अखबार नहीं पढ़ते या टीवी नहीं देखते? जी साहब, मैं उसके बाद में वो बयान वापस ले लिया गया था। नहीं, लेकिन ऐसा जो कहा था मिस इंटरप्रिटेशन आप करेंगे, टेलीविजन के लोग इंटरप्रिटेशन हो जाती है, एक मिनट आप बॉल फेंकते हैं, अगर वो ना जमे बात। मुकेश जी जो बात कही गई मैं उसको, एक मिनट, एक क्षण कौशल जी, मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए छोटा सा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो जातीय आरक्षण शेड्यूल कास्ट का इस देश में आया, प्रारंभ में शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी एक पृष्ठभूमि थी। संघ ने कभी नहीं कहा कि उसको समाप्त करने का समय आ गया है, केवल एक समीक्षा शब्द का प्रयोग हुआ था, उसकी इंटरप्रिटेशन मीडिया ने कुछ भी कर दी। इसमें तो इन चीजों का समझ गए आपकी जो मजबूरी है, आपकी जो मजबूरी है समझ सकते हैं। ये मजबूरी नहीं है आपका समीक्षा से क्या तात्पर्य है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, उस वक्त बिहार इलेक्शन में क्या होता, ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन का अधिकार किसी को नहीं। आप ऐसा है चौहान साहब, आप खुद पत्रकार रहे हैं, एजेंडा खुला है, कुछ पत्रकार रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पत्रकारिता की वो वाली क्रेडिबिलिटी आपको बना के रखनी है। कई मसले ऐसे होते हैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पर सेव करना पड़ता है, समझते हैं हम। कौशल साहब क्या करें? मैं छोटा सा प्रश्न है चौहान साहब से कि जो ये निर्णय हुआ है, अप्रूवल किया है गवर्नमेंट ने,
जो कोर्ट में हरियाणा से संबंधित ये केस कोर्ट में चल रहा है, क्या अब ये वहां पे ये जानकारी देने के लिए भी ये जरूरी बनेगा, बाध्य होंगे कि वहां के हमने अब ये लेटेस्ट हमारी डेवलपमेंट है, ये चौहान साहब बताएंगे? देखिए, जो केंद्र का निर्णय है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई सूचना अदालत में आती है तो ये उनका दायित्व बनता है। और दूसरा कौशल जी, आज जहां पर हम खड़े हुए हैं आरक्षण के सवाल में, और हरियाणा के जाटों के आरक्षण का जहां तक सवाल है, तो उसमें उसका सीधे तौर पर केंद्र के निर्णय से आज संबंध नहीं बनता है। केंद्र के निर्णय के अनुसार जो आयोग गठित हो रहा है उसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर कोई स्टेज आएगी तो अदालत स्वयं संज्ञान लेने के लिए भी सक्षम है, और आवश्यकता अनुसार सरकार की तरफ से भी वो बात वहां कही जाएगी। परंतु अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है। एक बार हम करते हैं इनेलो का। कान्हा जी आपके पास भी आएंगे। रविंदर डुल जी, जो आपकी पार्टी है इसमें जाट आरक्षण को लेकर जो आपकी नीति है वो क्लियर है, लेकिन आप ही के सांसद हमारे चक्रव्यूह में आए थे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस वक्त इस बात को माना था, दुष्यंत जी की मैं बात कर रहा हूं, कि जो आरक्षण का आधार है ये अब जातिवाद पे नहीं होना तो चाहिए, आर्थिक हो जाना चाहिए। मुकेश जी, इसी चीज को मैं कह रहा हूं, कृपया करके इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आर्टिकल 15 और 16 को यदि आप इंटरप्रिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी से लेकर के आगे पीछे की कोई भी इंटरप्रिटेशन ले लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा, लेकिन साथ में जातिगत आधार आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर जो है क्रीमी लेयर बनाई जा सकती है। केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि विभिन्न जातियों की क्रीमी लेयर की सीलिंग करके उसको आरक्षण दे दिया जाए, जिस प्रकार की। एक मिनट, क्यों नहीं हो सकता ये बताइए मुकेश जी, यही मैं बता रहा हूं। अब वीरेंद्र जी ने थोड़ा से मिस रिप्रेजेंट किया है कुछ फैक्ट्स के बारे में, वो थोड़ा सा क्लियर कर दो सुप्रीम को अपने हाई कोर्ट के मामले के बारे में। ये जो क्रीमी लेयर की यहाँ पर बात आई है, जिस एक्ट की ये बात कर रहे हैं कि हमें जो है बैकवर्ड कमीशन नोटिफाई करना था, मैं इनको बता दूं वो बैकवर्ड कमीशन भी नोटिफाई मई के अंदर हुआ है, जब इन्होंने गवर्नर की कंसेंट ली है। पॉइंट नंबर 2, एक मिनट, कोई प्रोसेस नहीं, कोई प्रोसेस तब शुरू होगा जब बिल एक्ट के अंदर बन जाएगा, उससे पहले कोई प्रोसेस नहीं होता, आप बरगलाइए मत। बात नंबर 2, इनकी इंटेंशन सुप्रीम अपना हाई कोर्ट के अंदर जब मामला गया तो उसके साथ में मैं बता दूं इस एक्ट के अंदर क्रीमी लेयर को भी नोटिफाई किया गया है, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं कि आर्थिक आधार पर जो है जो लोग जो है 2.5 लाख और 5 लाख की जो सीलिंग बनाई गई है इसी एक्ट के तहत, ये क्रीमी लेयर कब नोटिफाई हुई उसकी मंशा, उससे पता लग जाएगा सरकार की मंशा क्या थी। बार बार हाईकोर्ट की झाड़ मारने के बाद में 25 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट की लास्ट वार्निंग के बाद में क्रीमी लेयर की नोटिफिकेशन की गई थी। ये तो इनकी मंशा है, तो ये इनकी मंशा की कृपया करके बात ना करें। और जहां तक बात आर्थिक आधार पर आरक्षण की है, जातिगत आधार पर विभिन्न जातियों की आर्थिक आधार पर सीलिंग करके इसको लागू किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड के पास, जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है जी, उसको आप समर्थन देते हैं? पार्टी की राय मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कोई भी बात इसमें स्पष्ट नहीं की, और पिछले 2 साल क्या से स्पष्टता चाहिए आपको? देखिए, उन्होंने एक वैधानिक संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये उसी तरीके का फैसला है जैसे योजना आयोग हाँ, तो वो दर्जा दे दिया, अब वो दोबारा से सर्वे होगा। अभी चलो उन्होंने बोला है तो पार्लियामेंट में होगा, में पहले रखा गया था, चाहे वो जातियां हो या जो दूसरी नई जातियां हो। आपके माध्यम से उदित राज जी से यही पूछने की कोशिश की थी कि क्या चौहान साहब से मैं पूछता हूँ, वो चैनल पे नहीं है, कि क्या नरेंद्र मोदी जी 2019 तक इसकी समय सीमा तय करने का वचन देते हैं आपके स्टूडियो में? चौहान साहब बोलते हैं कि इसको अभी तो चौहान साहब की भी मोदी साहब से बात नहीं हुई होगी, ये लटकाना चाहेंगे। हाँ, अभी तो ये मसला ये है कि जो ओबीसी है, वो जितनी भी ओबीसी की कैटेगरी है उसको दोबारा से डिफाइन किया जाएगा कि कौन सी जातियां उसमें एजुकेशनल तौर पे बैकवर्ड हैं या फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं, सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से। मेरा कहने का वही मकसद था। हुड्डा साहब से मैं बताना चाहूंगा कि क्रीमी लेयर, सर एक मिनट, क्रीमी लेयर के बारे में ये टेक्निकल चीजें हैं। जब किसी चीज को पूरा कमीशन का ढांचा ही बदल दिया, ये चीजें तो सारी कवर हो जाएंगी। जो मैंने एक ऐसा पैकेज आपके सामने बताया है, कैसा फार्मूला बताया है, जिसपे विचार अगर सरकार करे गंभीरता से। और हुड्डा साहब को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो मैंने बात कही है 7% पॉपुलेशन पे 10% यादव बीसीबी में आरक्षण ले रहे हैं, और 10% के लिए ये हमारी 40% से ऊपर बनती है, हम भी इनके साथ जाते हैं। ये तो ये वाला अधिकार तो हुड्डा साहब के पास भी नहीं रहेगा। लेकिन हुड्डा साहब, ये जो आज बात प्रधानमंत्री ने कही है, हालांकि
आपके लिए ये अच्छी खबर के तौर पर आप इसको मान रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि जब ये सर्वे होगा तो जो हमारे जाट भाई बहन हैं वो इस सर्वे में खरा उतरेंगे, एजुकेशनल तौर पर, आर्थिक तौर पर बैकवर्ड होने का उनका प्रूव हो जाएगा मसला? अगर सर वो एक सेकंड, निश्चित रूप से राजपूत जी, जो आज तक देखो मैंने पहले ही बताया था कि हिंदुस्तान में जितने भी आज तक जो सेंटर से और स्टेट से जितने भी कमीशन बैठे हैं सब ने जाटों को, आज तक कोई भी ऐसा कमीशन नहीं बना है जिसने जाटों को रिकमेंडेशन नहीं किया हो। और आपको ही पता है, आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हो, हरियाणा के जाटों की पोजीशन आजकल क्या है। वो उनके पास खेती के कोई जो बची ही नहीं है उनके पास, उनकी हालत दूसरी खेती और जातियों से बहुत उससे भी नीचे पहुंच गए हैं। तो इसमें ये कोई बात किसी भी हालत में कोई 1% भी ऐसा नहीं है कि अगर ठीक ढंग से कोई सर्वे किया जाएगा तो उसमें जाटों को आरक्षण की परिधि में ना आया जाए, ये निश्चित रूप से मिलेगा। और जो दूसरी बात, ये जो अभी जो ओबीसी वाली बात है, इसमें जो ये अभी हमारे कांग्रेस के ये जो हमारे रोड साहब कह रहे थे, तो ईबीसी का इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए आज भी हरियाणा में आरक्षण लागू है, अलग से वो जो चालू है। केवल एक जाट जाति ऐसी है जिसको आज के दिन ईबीसी का लेवल का भी आरक्षण नहीं मिल रहा, जबकि सभी दूसरी जातियां जो ईबीसी में आती हैं उनको वो आज भी आरक्षण मिलता है। आपके जो काउंटर पार्ट है उनको एक मौका देते हैं, बहुत समय कम है, 30 सेकंड में आप अपनी बात कहिए। हुड्डा साहब, कान्हा राम को सुन लीजिए, क्योंकि इस घोषणा के बाद ओबीसी में घबराहट है। अगर आरक्षण के स्टैंडर्ड जो इस वक्त है उन्हीं स्टैंडर्ड्स को अगर सरकार मेंटेन करके सर्वे करवाती है तो जाट, हरियाणा का जाट इस आरक्षण में कभी भी नहीं आएगा। मतलब जाटों से लड़ते रहिए, हमारा को आरक्षण मिले चाहे छीने, ये मसला नहीं है। ओबीसी चाहती है कि जो उनका हक है उसमें दूसरे लोग ना घुसे। वहीं पर अगर जाट समुदाय की हम बात करें तो जाट समुदाय, क्योंकि एक नई पहल है, उम्मीद इनमें जगी है, वो इस मसले को लेकर खुश हैं। लेकिन क्योंकि अभी घोषणा हुई है, अभी सिर्फ ट्रेलर आया है, पिक्चर आना अभी बाकी है, तो ये जो चर्चा परिचर्चा का दौर इस विषय को लेकर आज शुरू हुआ है, ये आज खत्म हो जाए ऐसा नहीं है, आज तो मात्र शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। बिग बुलेटिन को हम यहीं पर विराम देते हैं। सारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि बिग बुलेटिन को बेशक यहां पर हम विराम दे दें, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर बदस्तूर जारी है।